अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो हमारी पार्ट बी समझ लें इसका। जो ईस्टर्न के इन्वर्टर हमने पिछली वीडियो डाली थी कि हमसे जो इन्वर्टर नहीं सॉल्व हो रहा था, नहीं रिपेयर हो रहा था, डायग्नोज नहीं हो रहा था फॉल्ट, वो माशाल्लाह से इंशाल्लाह से ये काम हो गया है और ये बेहतरीन हो गया है। और जो है ना हमने आउटपुट भी चेक कर लिए, कोई ट्रांसफ़र गर्म नहीं हो रहा। हमने चॉपर वगैरह सारी चीज़ें डाल के हमने चेक कर ली थी, लेकिन जो है ना प्रॉब्लम हल नहीं हो रही थी। और मसला कहाँ से निकला ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस इन्वर्टर में 4000 वाट का ईस्टर्न डिजिटल SDC 4000A मॉडल है इसका। इसमें साइड पे DC वोल्टेज लिखे हुए आते हैं और यहाँ पे AC वोल्टेज लिखे हुए आते हैं। सॉरी, यहाँ पे DC और AC दोनों वोल्टेज, और यहाँ पे पावर लिखी हुई आती है, B और A लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको DC सप्लाई मैंने इसको दी हुई है। मैंने एक छोटा सा एनर्जी सेवर अभी इस वक्त लगाया हुआ है, ज़्यादा लोड नहीं लगाया हुआ। मैं सिर्फ ऑन करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये मैंने ठीक कर दिया। देखिए मैंने ऑन करा ये, और ये देखें इसके वोल्टेज आना शुरू हो गए हैं। सेवर हमारा ऑन हो गया है। ठीक है, सेवर हमने ऑन कर दिया। ये आउटपुट लगी हुई है यहाँ पे, ये देखें ये आउटपुट लगी हुई है और ये हमारी ये चीज़ जो है ना बिल्कुल ऑन हो गई। ये देखें वोल्टेज भी लिखे हुए आ रहे हैं और पावर, क्योंकि एनर्जी सेवर है, बहुत कम है इस वक्त लोड, तो अभी पावर लिखी हुई नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पे देखें DC और AC वोल्टेज 232 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये DC वोल्ट आ गए 11.8, और अभी देखें आप ये चेंज हो जाएगा और ये देखें 232 वोल्ट। ठीक है, ये लिखे हुए आ रहे हैं। अब मैं इसको पावर निकाल देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या प्रॉब्लम थी और हमने इसमें क्या किया। ठीक है ना, क्योंकि मेरी पिछली वीडियो में बड़ी डिटेल में मैंने बताया, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट होगी, ज़्यादा लंबी नहीं होगी, और मैं कोशिश करूँगा कि एग्जैक्ट टू द पॉइंट मैं बताऊँ। और TL494 के बारे में भी मैं बताने जा रहा हूँ कि उसकी बाइसिंग के वोल्ट कितने आते हैं। लोग मुझसे पूछ रहे थे कि 494 की बाइसिंग और वोल्टेज के बारे में बताएं, तो मैं बताने जा रहा हूँ। वो आप तसल्ली से आप इसको बड़े गौर से इसको देखें वीडियो को। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। ठीक है ना, अब मैं इसको लोड में बंद कर देता हूँ और मैं इसको ओपन करता हूँ दोबारा से और चेक करवाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका सर्किट तो फिट कर दिया है। सिर्फ मैं फ्रंट का जो है ना इस कवर ओपन करूँगा और इसके ना अंदर से मैं आपको दिखाऊँगा। ठीक है, ओके। तो मैं इसको अभी बंद करता हूँ और जो है ना पावर हम निकाल लेते हैं इसकी, और सुकून से हम जो है ना आपको इसकी दिखाते हैं कि हमने क्या प्रॉब्लम इसकी हल की है। ये मैंने कवर इसका मैंने बंद नहीं किया था, मैं इसको निकाल लेता हूँ कनेक्टर्स का। ठीक है, पिछली वीडियो का भी मैं एक दफ़ा रिव्यू दे देता हूँ कि पिछली वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें हमने बताई थी आपको कि इसमें हमने क्या क्या काम किया था। तो वो हुआ ये था कि इसमें जो है पानी चला गया था बारिश का, और बारिश के पानी की वजह से जो इसके जो आउटपुट मॉसफेट्स हैं ये उड़ गए थे और इनपुट के मॉसफेट सारे जल गए थे। इसमें जो लगे हुए थे HY 3807 लगे हुए थे, हमने जो है इसमें चेंज किए और थोड़े से बड़े ट्रांसफर लगाए हैं 140 and 50 इस तरह के ट्रांसफर लगाए। मैं भी नंबर एग्जैक्ट में बता देता हूँ आपको इसका। और इसमें हमने लगाया आउटपुट पे 20 and 50। ठीक है ना, आउटपुट पे 20 and 50 और इनपुट पे ट्रांसफ़र मैं भी आपको ओके कर देता हूँ, क्योंकि नंबर में याद नहीं रहता, क्योंकि इतने सारे हो रहे होते हैं, काम हो रहा है जी। तो इसमें जो हमने लगाया है 140 and 70 यहाँ पे लगाया है। हमने पहले IRF 3205 ट्राई किया था और वो गर्म हो रहे थे, जिसमें पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि मैंने इसके डायोड्स तक चेंज किए, इसके कैपेसिटर ये निकाल दिए थे, इसके ये डायोड ये छोटे जो SMD PF है ये वो भी निकाल दिए थे, इसकी रेजिस्टेंस वगैरह निकाल दी थी। लेकिन जो है ना प्रॉब्लम इसकी हल नहीं हो रही थी। ये देखें आप, छोटे छोटे ये रेजिस्टेंस डायोड, ये कैपेसिटर, यहाँ के डायोड, ये जो डायोड हैं, ये इसके चॉपर मैंने दूसरा भी लगा के देखा था, मैंने इधर का उधर भी करके देखा, लेकिन ट्रांसफ़र गर्म हुए जा रहा था। और होता ये था कि 3 साइडें ठंडी पड़ी हैं, जब मैं इधर के 2 लगा रहा हूँ ना, दोनों में से कोई एक भी स्टेज लगाता था तो गर्म होता था, या ये गर्म होना शुरू हो जाएगा या ये गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो फॉल्ट क्लियर ही नहीं हो रहा था कि ये गर्म क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, जहाँ से ये आया था तो वो जो टेक्नीशियन थे उन्होंने जो है ना इसकी तकरीबन इसके जो ये वाली साइड है इसे पूरा काम किया हुआ था। IC भी चेंज की हुई थी, इसके जो ये जो ट्रांसफ़र होते हैं ड्राइवर के ट्रांसफ़र, ये भी इसमें उन्होंने चेंज कर दिए थे। लेकिन मसला जो है ना वो हल नहीं हो रहा था उनसे भी, तो ये उन्होंने वापस कर दिया था। मेरे पास आया तो मैंने सारी चीज़ें चेक की और मैंने IC की तरफ तो मेरा डाउट भी नहीं जा रहा था कि IC की तरफ ये प्रॉब्लम हो सकती है। पिछली दफ़ा जब इससे IC के जो है ना प्रॉब्लम से पहले इसकी ये थी कि RT वाली जो पिन थी ये ओपन थी, और यहाँ से मैंने RT वाली पिन जो है ना सोल्ड की, क्योंकि ये उठी हुई थी, ये सही तरह से ना सोल्ड नहीं हुई हुई थी। जिन साहब ने लगाया था तो सारी पिनें सही लगा दी थी, लेकिन RT वाली पिन लगी भी नहीं थी। तो मैंने RT वाली पिन जो है ना जब लगाई
तो उसके बाद जो है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम इसका हल हुआ था, लेकिन जो है ना वो जो गर्म होने वाला, जो ट्रांजिस्टर गर्म होने वाला जो था प्रॉब्लम जो था, इशू जो था, वो सॉल्व नहीं हो रहा था। हमने इसके ड्राइवर के ट्रांसफ़र भी चेंज कर दिए थे कि ड्राइवर ट्रांसफ़र शायद इसकी प्रॉब्लम हो गई, और हमने जो है ना दूसरे नंबर्स के ट्रांसफ़र लगा दिए थे, लेकिन जो है ना मसला वहीं का वहीं। फिर जो है ना हमने क्या किया कि हमने जब ट्रांसफ़र 3205 की जगह ये हमने 140 एंड 70 जब हमने ट्रांसफ़र लगाया तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, यानी कि ये थोड़ा कम गर्म हो रहे थे, लेकिन गर्म हो रहे थे विदाउट लोड, गर्म हो रहे थे। तो ये गर्म नहीं होने चाहिए विदाउट, क्योंकि ये है एक बड़ा इन्वर्टर, इसमें जो है ना बड़े बड़े लोड इस पर चलाने हैं और जो है ना सारी चीज़ें ड्राइव करनी, तो इसमें जो है ना आप विदाउट लोड तो इसको बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा रहना चाहिए, लेकिन ये गर्म हो रहा था। तो प्रॉब्लम जो है ना हल होने का नाम नहीं ले रही। तो फिर मैंने जो है ना इसमें क्या किया कि जो ट्रांसफ़र ये वाला गर्म हो रहा था, यहाँ तक तो ठंडे पड़े थे, ये वाला ट्रांसफ़र दो जो है गर्म हो रहे थे, तो मैंने इसकी जगह क्या किया कि नीचे जो इसकी 22 ओम्स की जो SMDs लगी हुई थी, इसकी मैंने दोनों जो गेट पे जा रही हैं वो मैंने चेंज की। थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन फिर भी गर्म हो रहा था। फिर मैंने इसके जो है ना ट्रांजिस्टर जो हैं, ड्राइवर के ट्रांजिस्टर 2 NPN और PNP, ये मैंने चेंज किए। मैं इसका नंबर भी मैं आपको बताता हूँ कि कौन से नंबर मैंने इसमें लगाए। तो जनाब ये जो मैंने इसमें जो ट्रांजिस्टर लगाए हैं जो ड्राइवर के, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, क्योंकि मैंने फ़िट कर दिया ना, सर्किट सही तरह से नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है अंदर सर्किट के किस में। और तो मैंने इसमें लगाए थे जो PNP ट्रांजिस्टर थे, वो लगाए थे 2F करके नंबर है इसका, और जो NPN लगाए थे वो 1P ट्रांजिस्टर है। और उससे अंदाज़ा मुझे ये हुआ कि ये ट्रांजिस्टर जो है ना वो बहुत बेहतर है इससे। अच्छा, इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले ये किया था, ट्रांजिस्टर गर्म हो रहे थे तो हमने ये IC चेंज की। IC क्यों चेंज की, इसकी एक पिन थी डेड टाइम कंट्रोल। डेड टाइम कंट्रोल जो है ना पिन नंबर 4 है इसकी। अगर हम IC की यहाँ से देखें तो पिन नंबर 1 2 3 4, ये 4 नंबर पिन जो है ना डेड टाइम कंट्रोल, ये इस वाली IC से जो ये मैं जो कह रहा था कि प्रोग्रामेबल IC लगी है, इस पिन से कनेक्शन जा रहा था इसका डेड टाइम कंट्रोल का पिन नंबर 4 पे। और वो जो सिग्नल दे रहा था स्टार्टिंग में दे रहा था 5 वोल्ट डेड टाइम को, और उसके बाद ये 0 पे चला जाता था, और 0 पे जाने के बाद पता नहीं ये इसको शटडाउन की कमांड दे रहा था, ये क्या, मुझे ऐसा लग रहा है शटडाउन की कमांड दे रहा था, क्योंकि ये ओवर करंट हो रहे थे, ओवर हीट हो रहे थे, तो इसको शटडाउन की कमांड दे रहा था। लेकिन इसके जो गेट के वोल्टेज थे, यहाँ से जो पिन नंबर इसकी E1 और E2 से ना इसके ना बाइसिंग के वोल्ट निकलते हैं जो कि ट्रांजिस्टर की गेट पे जाते हैं, ठीक है ना, और वो हैं ये वाली 2 पिन्स। अगर यहाँ से हम देखें, ये 1 से लेके 8 तक है, और ये 9 और 10 है। 9 और 10 जो है ना यहाँ से लगते हैं इसके जो है ना ड्राइवर के ट्रांजिस्टर, सही है। थोड़ा और जूम इसको कर देता हूँ मैं, इसको मैंने जूम कर दिया। देखें इसकी जो IC के ये वाली जो पिन्स हैं, ये जा रहे थे इसमें ट्रांजिस्टर में, और यहाँ से चला जाता है ट्रांजिस्टर के गेट पे, ठीक है ना। ये 2 इसके ड्राइवर्स होते हैं, दो ट्रांजिस्टर मिलके जो है ना क्या नाम है IC जो मॉसफेट को ड्राइव करते हैं। मैं इसका सर्किट आपको दिखाता हूँ, मैंने इसका रफ़ सर्किट इसका स्केच किया है। ये देखें, इसके मैंने ट्रांजिस्टर की कॉन्फ़िगरेशन बनाई है कि यहाँ पे जो 2 ट्रांजिस्टर लगे हैं, मैंने जो है ना नॉर्मल नंबर से इसको शेयर किया है। जैसे C828 हम बहुत ज़्यादा लगाते थे में डैक्स वगैरह में, ऑडियो एम्पलीफायर्स में, और PNP में A733 नंबर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था। तो मैंने जैसे इस तरह से दोनों लगाए हैं ट्रांजिस्टर, दोनों के कलेक्टर ये मिले हुए हैं, और दोनों के एमीटर आउटपुट पे जा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से। और ये वाला एमीटर जो है NPN ट्रांजिस्टर का, और ये PNP का ट्रांजिस्टर का, दोनों को एमीटर मिले हुए हैं, और जो कि आउटपुट पे जा रहे हैं। और दोनों की बेसिस मिली हुई हैं, ये वाली बेस और ये वाली बेस मिली है, जिससे इनपुट एक साइड की इनपुट जा रही है, और वो दूसरे वाले की जो एक NPN और एक PNP मिलके बन रहा है, इसकी ये वाली बेस यानी कि NPN की बेस, जो इसका एरो बाहर है ये NPN है, और जो इसका एरो अंदर है वो PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसकी जो ये वाली बेस है और ये वाली बेस है, ये दोनों मिली हुई हैं, और दोनों की एमीटर जो है ना आउटपुट पे जा रही हैं। और इनके जो कलेक्टर्स हैं, ये कलेक्टर और ये कलेक्टर मिला हुआ, और यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है, ठीक है ना, मैंने प्लस से शो किया हुआ है, यहाँ पे प्लस की सप्लाई दी हुई है, और इनके जो कलेक्टर मिले हुए हैं यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई या फिर ग्राउंड की सप्लाई यहाँ पे दी हुई है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से कन्फिगरेशन है, और ये पुश पुल की कन्फिगरेशन बनती है इसमें। अगर आप और से इसको देखें, 2 ट्रांजिस्टर जो मिलके ये क्या बन रहे हैं, पुश पुल बन रहा है, ठीक है ना।
एक पुश करेगा, एक पुल करेगा, एक पुश करेगा, एक पुल करेगा, इस तरह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है, ठीक है ना। तो अगर हम जो है ना पीसीबी पे देखते हैं, मिसाल के तौर पे हम जो है ना पीसीबी साइड पे देखते हैं कि पीसीबी में किस तरह लगा हुआ है, कुछ इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन लगी हुई है। अगर आपको समझ में ना आए इस तरीके से, जो मैंने नीचे डायग्राम बनाई है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। P फॉर PNP, ये PNP ट्रांजिस्टर है, और ये N फॉर NPN है, और ये N फॉर NPN है, ठीक है ना। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन सर्किट में लगी हुई है। इस ट्रांजिस्टर का ये वाला कलेक्टर है, जैसे 3 टांगें होती हैं ट्रांजिस्टर की, तो एक जो है ना बेस से ज़ाहिर कर रहा है, एक एमीटर से ज़ाहिर कर रहा है, और एक कलेक्टर ज़ाहिर कर रहा है। कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई दी हुई है। इसी तरह से जो ऊपर वाला है NPN, इसके भी कलेक्टर पे पॉजिटिव सप्लाई है, और एमीटर टू एमीटर ये कॉमन हुआ है, ठीक है ना। कॉमन होके यहाँ से आउटपुट निकल रही है। मैंने आउटपुट नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ से आउटपुट निकल रही है, और इसकी जो है ये वाली एमीटर टू एमीटर, यहाँ से भी ये आउटपुट की तरफ जा रहा है। आउटपुट मतलब गेट को जा रहा है, गेट की समझ लें मॉसफेट के गेट पे जा रहा है, ठीक है ना। ये गेट सप्लाई है, ये G1 समझ लें, और ये G2 समझ लें, ठीक है ना। और ये वाला कलेक्टर है, ये पॉजिटिव सप्लाई इसको दी हुई है, इसको भी पॉजिटिव दी हुई है, तो ये कॉमन था, यहाँ पे दोनों कॉमन है। और इसके जो कलेक्टर है और इसके जो कलेक्टर है PNP ट्रांजिस्टर का, ये भी कॉमन है, और यहाँ पे एक ग्राउंड दिया हुआ। तो इस तरीके से अगर ट्रांजिस्टर की शेप वाइज अगर आप देखना चाहते हैं, तो शेप वाइज कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपने पास कहीं लिख लीजिएगा, ये आपको आसानी रहेगी। PCB में भी जब आप चेक करेंगे, तो PCB में जब देखते हैं आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो यहाँ पे जो 2 ट्रांजिस्टर, मैं जूम कर देता हूँ, थोड़ा सा अंधेरा है सर्किट में, क्योंकि सर्किट बंद कर दिया था मैंने, तो थोड़ा सा डल इमेज आ रहा है इसका। बहरहाल अब ये जो 2 ट्रांजिस्टर आगे वाले लगे हुए हैं, ये दोनों जो है ना PNP ट्रांजिस्टर हैं आगे वाले, यानी ये वाला ये वाला, और इसके पीछे दोनों जो हैं ये NPN है, ठीक है ना। अब इसकी जो है ना PCB भी आप चेक कर सकते हैं, ये जो लाइनें मिली हुई हैं, आप ये देख रहे हैं, ये लाइनें मिली हुई हैं एमीटर की, ये बेस की, ठीक है ना। पीछे 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं, जो कि यहाँ से IC से मिल के जा रही हैं, 1 ohms की है, और 4.7K से ग्राउंड हो रही है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन थी। तो इसमें जो फॉल्ट निकला है गर्म होने का, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो है ना हमने बाइसिंग के ट्रांजिस्टर जो पहले लगे हुए थे इसके, वही हमने वापस लगाए, और IC जो है, IC हमने इसकी चेंज की है TL494। इतना सब कुछ काम करने के बाद हमें समझ में नहीं आ रहा था कि प्रॉब्लम कहाँ है, और हमने ये अज्यूम कर लिया था कि भाई जो बंदा काम करने वाला है उसने तो IC चेंज कर दी है। अब IC चेंज कर दी तो IC का फॉल्ट तो नहीं हो सकता है। तो हमने सारा चॉपर डायोड सारी चीज़ें चेक कर डाली कि भाई क्यों गर्म हो रहा है, और जो है ना जब पता लगा तो मामला यहाँ पे जाके ठहरा इस IC पे। ये IC हमने चेंज की और हमारा मसला हल हो गया। अच्छा, IC चेंज करने के बाद भी ना ट्रांसफर गर्म हो रहे थे। मैंने कहा लो, ये तो IC चेंज कर दी फिर भी ट्रांसफर गर्म हो रहा है। तो फिर हमने ये ड्राइवर के जो ट्रांसफर चेंज किए हैं, यानी कि हमने 1P और 2F ट्रांसफ़र लगाएं। और ये 1P 2F अब ये जहन में रख लें, आप UPS इन्वर्टर के फंक्शन में जब भी ड्राइवर की कंडीशन होगी, आप ये 1P और 2F ही लगाएंगे और कोई ट्रांसफ़र नहीं लगाएंगे। आप ये जहन में रख लें। ये ईस्टर्न का है, बहुत अच्छा मॉडल है, और इसमें कॉन्फ़िगरेशन में ये मैच ही दूसरा ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। हालांकि हमने अलकरम में दूसरे पता नहीं तो किस नंबर के लगाए, मैंने अलकरम में मैच हो गया, यहाँ नहीं मैच हो रहा था ये। तो ये फ्रिक्वेंसी वगैरह और वोल्टेज का कुछ मिक्स जो है ना होता है हिसाब किताब के, जो है ना वो मैच नहीं हो रहा था। अच्छा, मज़े की बात ये कि जब ये सब कुछ मैं कर रहा था, ड्राइवर पे जब मैं इसकी गेट ड्राइव पे चेक कर रहा हूँ, वोल्ट तो वही क्या नाम है 4.7 वोल्ट 4.8 वोल्ट सब पे आ रहे हैं, और जिस तरह से दूसरे इन्वर्टर्स में आते हैं, लेकिन इसमें भी वही आ रहे हैं। अच्छा, फ्रिक्वेंसी भी चेक की मैंने, फ्रिक्वेंसी भी जो है ना 41 किलोवाट्स तमाम पे ट्रांसफ़र पे आ रही है, फिर भी गर्म हो रहा है। कोई ऐसी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि वोल्ट भी सही, फ्रिक्वेंसी भी सही, लेकिन भाई इसमें जब IC जो है ना गड़बड़ कर जाए ना, तो यकीन करें कि ना ये आप बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, और समझ में नहीं आता। समझ में आ जाए तो फिर तो क्या है बात है, आपकी मेहनत बच जाएगी। मैंने इतने दिन की मेहनत, और फॉल्ट कहाँ निकला, इस IC में निकला। अच्छा, हो गया रहा था कि जब ये डेड टाइम कंट्रोल से ये बंद करने की कोशिश करता था, तो इसकी जो आउटपुट की है ना, यानी कि जो E1 और E2 मैंने बताई आपको, पिन नंबर 9 और 10, ये वोल्ट नहीं गिरा रहा था, ये वोल्ट मुस्तकिल आ रहा था। यानी कि अंदर से कुछ इस तरह का हिसाब किताब हो गया था कि जब ये आगे से कमांड दे रहा है कि भाई बंद हो जाओ, तो ये बंद नहीं हो रही, ये अपनी आउटपुट दिए चले जा रही है उसको मॉसफेट को, और मॉसफेट को बंद नहीं कर रही। और प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती थी। जब ये स्टार्टिंग में आता था ना, स्टार्टिंग में इतना गर्म नहीं होता था, लेकिन
कुछ 1-1.5 मिनट के बाद ही ट्रांसफर गर्म होना शुरू होते थे। यानी कि पीछे से कमांड दी जा रही है कि भाई तुम बंद हो जाओ, शट डाउन हो जाओ। ये शट डाउन नहीं हो रही, और ये चले जा रही है। अब हम समझ रहे हैं कि भाई वोल्टेज तो बिल्कुल डी आ रहे हैं, गर्म क्यों हो रहा है ट्रांसफर गर्म हो। पता लगा कि कुछ फ्रिक्वेंसी में कोई उतार चढ़ाव था, कहीं से अप डाउन, कहीं ऐसी कोई मिस्टेक थी इसकी जो फ्रिक्वेंसी में, जहाँ से ये जो मॉसफेट्स हैं इसके गर्म हो रहे थे। तो भाई इसका फॉल्ट ट्रेस हो गया। अब आप जब भी जहन में आया कि भाई ये जो है ना चॉपर ख़राब है, तो चॉपर डायरेक्ट चेंज ना करें, डायोड डायरेक्ट चेंज ना करें, हमेशा कंट्रोल सर्किट पे काम किया करें। और मैंने बहुत कुछ सीखा है इस इन्वर्टर से। हालांकि मैं उकता गया था, मैंने तो सोचा था कि मैं इसको वापस कर दूंगा, ये नहीं बनता भाई, ये हमसे तो नहीं बनेगा, ये भाई किसी और से बनेगा, कोई और ही मास्टर इसको बना देगा। मैं तो भाई मेरे बस की बात नहीं है। तो कभी कभी इतने छोटे फॉल्ट जो है वो बंदे को रुला देते हैं। तो मुझे तो ना इसने तो बिल्कुल ही तंग कर दिया था। मैंने कहा मैं तो बिल्कुल इसमें था कि अब ये नहीं होता ना, तो अब तो मैं इसको वापस कर दूंगा, और भाई ये नहीं बन रहा है, ले जाए। लेकिन थोड़ा सा ये कि वो होता है, अजीब सा फील होता है कि इतना काम करने के बाद, इतनी सब इन्वर्टर हमने बनाए, इतनी सब चीज़ें हमने बनाई हैं, उसके बाद भी हमसे इतना सा इन्वर्टर नहीं बन रहा। हालांकि इतना सा कंट्रोल सर्किट है, इतना कोई ख़ास चीज़ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े हमने इन्वर्टर UPS बना दिए, और बड़ी बड़ी चीज़ें LCD बना दी हैं, पता नहीं क्या कुछ बना दिया, लेकिन इतनी सी चीज़ हमसे नहीं कंट्रोल हो रही है। तो बड़ा एम्बैरेसिंग फील होती है कि जब इस तरह की फॉल्ट नहीं क्लियर हो रहे होते। ठीक है ना। तो हमने अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ें हमने ओके कर दी हैं। अच्छा, पिन की कॉन्फ़िगरेशन में बता दूँ, TL494 की कुछ लोग कह रहे थे कि भाई इसकी वोल्टेजेस बता दें, तो मैं वोल्टेजेस का बता देता हूँ, आप नोट डाउन कर लें। मैंने पहले भी, मुझे लगता है कि मैंने बताया है इसका TL494 का कि इसमें कितने वोल्टेजेस आते हैं, और मैं अब आपको दोबारा बता देता हूँ। ठीक है ना। मैंने इसमें लिख लिए थे अपने, मैं नोट्स बनाता हूँ, तो नोट बनाने के बाद जो है ना मैं इसमें लिख लेता हूँ। ये देखें TL494 का, अब आप भी नोट कर लें कि अगर आपने आउटपुट पे लोड थोड़ा बहुत चला रहे हैं तो कितने वोल्ट होने चाहिए। पिन नंबर 1 पे होने चाहिए 3.75 वोल्ट, ये आप नोट डाउन कर लें। ठीक है ना। पिन नंबर 2 पे होंगे 4.76 वोल्ट। पिन नंबर 0, ये 3 जो है 0 है, 0 वोल्ट। पिन नंबर 4 पे 0 वोल्ट। पिन नंबर 5 पे 1.5 वोल्ट है। ठीक है। पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 पे 3.73 वोल्ट आएंगे। फिर उसके बाद वाली पे आएंगे 0 वोल्ट, और फिर उसके बाद वाली पे होंगे 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट जो है ना आउटपुट के लिए काम करता है। यहाँ से इनपुट देते हैं और यहाँ से और उसकी आउटपुट निकलती है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो है ना दोनों जो पिन्स हैं ये आउटपुट है 4.48 और ये 4.49, ये ड्राइव के वोल्टेज हैं। ठीक है ना। ये इतने वोल्ट आने चाहिए। इसके बाद वाले ये जो वोल्ट हैं ये इसकी ड्राइव बन रही होती है, ये इसकी ड्राइव बन रही है, ये इसकी ड्राइव बन रही है, ये अंदर से इंटरनली ये ट्रांसफर के थ्रू आउटपुट आ रही होती है। ये इसकी जो है ना समझ लें इसकी VCC है 12.14, और ये जो 3 पिन है, ये 3 पिन आपस में मिली हुई होती हैं। यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज जो है ना इसका जो है पिन नंबर, ये वाली पिन है, ऊपर से अगर देंगे 3 ये वाली रेफरेंस वोल्टेज है, 5 वोल्ट इसमें आते हैं, और 5 वोल्ट से ये इसको भी कनेक्ट किया हुआ होता है, इसको भी और इसको भी। ये 3 पे 5 वोल्ट आ रहे होते हैं। जब भी चेक करेंगे 5 वोल्ट, अगर 5 वोल्ट से ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं, आपकी IC जो है ना वो ख़राब होगी। ठीक है ना। तो हमेशा 5 वोल्ट यहाँ पे आने चाहिए बिल्कुल। अगर 5 वोल्ट नहीं आते, 4 आते हैं, 6 आते हैं, समझ लें IC ख़राब है, फ़ौरन IC निकाल लें, फेंक दें, दूसरी लगा दें। ठीक है ना। और यहाँ पे जो ये वाली पिन है, जो सबसे ऊपर वाली 16 नंबर पिन है, ये जो है 0 वोल्ट आएंगे इसमें। ठीक है ना। अगर पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं कि भाई TL494 की पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो मैंने पिन कॉन्फ़िगरेशन लिखी, थोड़ी सी गंदगी है, ड्राइंग सही नहीं बनाई, लेकिन आपको आसानी समझ में आ जाएगी कि इसमें क्या है। ये 2 जो इन लिखे हुए हैं ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इनपुट्स हैं, कंपैरेटर भी कह सकते हैं इसको, ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इनपुट भी कह सकते हैं। ये इनपुट है और ये इसकी आउटपुट है। अंदर जो है एक छोटा सा ओपैम्प बना हुआ है, और ये यहाँ से इन देते हैं और यहाँ से आउट देते हैं। ये पिन नंबर 4 है, डेड टाइम कंट्रोल है। ये IC को बंद कराने के लिए, बंद कराने की कमांड देने के लिए डेड टाइम कंट्रोल इस्तेमाल होता है। यहाँ पे अगर वोल्टेज जो है ना आएंगे तो समझ लें चल रही है, और यहाँ पे अगर वोल्टेज 0 हो जाएंगे तो IC की आउटपुट यहाँ पे बंद होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए अगर यहाँ पे इस तरह के वोल्टेज आ रहे हैं। ये CT है यानी कैपेसिटर टाइमिंग, और ये है RT रेजिस्टेंस टाइमिंग। ठीक है ना। ये 2 पिनें जो है ना ये फ्रिक्वेंसी जनरेट करती हैं। इन दोनों पे एक पे रेजिस्टेंस लगी होती है और एक पे PF लगा होता है। तो PF लग के ग्राउंड होता है, यहाँ से रेजिस्टेंस लग के ग्राउंड होती है। तो इन दोनों पिन से फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है ये इस आउटपुट की। ये आउटपुट कंट्रोल जो है ना यहाँ फ्रिक्वेंसी की वजह से आउटपुट पे फ्रिक्वेंसी जो हम स्क्वायर वेव चेक कर रहे होते हैं
इस तरह से ये स्क्वायर वेव जो है वो इसकी वजह से बनती है, यानी कि इस फ्रिक्वेंसी की वजह से यहाँ पे आउटपुट आपको आराम से मिलती है। एक तो समझ लें आउटपुट आप ऑपरेटिंग वोल्टेज कह सकते हैं, और दूसरा उसमें फ्रिक्वेंसी भी शामिल होती है, ठीक है ना। अच्छा, ये वाली जो है C1 और C2 ये कलेक्टर है, कलेक्टर 1 कलेक्टर 2, ये अंदर ट्रांजिस्टर है, इस तरह से ट्रांजिस्टर होगा इस तरह से, और एमीटर यहाँ पे, ये बेस तो खैर यहाँ कनेक्ट होती है इंटरनल सर्किट से, कलेक्टर यहाँ से आ रहा होता है, एमीटर यहाँ जा रही होती है। तो ये आप जहन में रखना होगा कि कलेक्टर यहाँ से आएगा और यहाँ से एमीटर से आउट होगा, लेकिन बेस कंट्रोल जो है ना इंटरनल सर्किट से होती है। तो इस वजह से हम 12 वोल्ट यहाँ पे देते हैं, और आउटपुट जो है ना वो इंटरनल सर्किट जो बना रहा होता है उसके तहत जो बेस पे यहाँ पे वोल्टेज आ रहे होते हैं उसकी तहत जो है ना ये आउटपुट वोल्ट यहाँ पे जनरेट होते हैं, जो बाइसिंग पे जाते हैं, दोनों जो क्या नाम है ड्राइवर ट्रांसफर की बाइसिंग पे, सही है ना। ये VCC वोल्ट है, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, ये आउटपुट कंट्रोल है, OC आउटपुट कंट्रोल है, ये 5 वोल्ट का रेफरेंस वोल्टेज है, और ये इन है, एक और ऑपरेशन एम्पलीफायर है यहाँ पे, एक ऑपरेशन है ये। तो इन दोनों की पिन यहाँ पे ये समझ लें एक ऑप एम्प या और इसकी आउट यहाँ से निकल रही होती है, ठीक है ना। ये दोनों जो है ना दोनों तरफ हैं इसकी पिन्स, और 5 वोल्ट और ये वाली तीनों पिन ये मिली हुई होती हैं, देखें ना 4.96 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पे, देखें 4.96 का मतलब है 5 वोल्ट। तो ये थोड़ा सा इसमें जो है ना हमने बताना था आपको 494 के हवाले से। अगर आपको 494 में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है और आपके जो है ना आप समझ रहे हैं कि 494 काम नहीं कर रही, तो आपने लाजमी इसके वोल्टेजेस चेक करने हैं पिन पे रख के। आप वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, इसकी जो नेगेटिव साइड होती है, जो ये है यहाँ पे नेगेटिव साइड, यहाँ पे आपने मीटर की नेगेटिव प्रोब रखें। नेगेटिव प्रोब रखने के बाद इसकी जो पिन्स हैं, ये जो पिन्स हैं आप इस पर वोल्टेज चेक करना शुरू कर दें। आप स्विच ऑन करें, पिन नंबर 1 पे रखें, 2 पे रखें, 3 पे रखें, 4 पे रखें, ये लिखते चले जाएँ। अपनी कॉपी में लिखे हैं कि पिन नंबर 1 पे इतने आ रहे हैं, 2 पे इतने आ रहे हैं, 3 पे इतने, 4 पे इतने। जब ये वोल्टेज सब लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा जो मैंने वोल्टेज बताए हैं और ये वोल्टेज अगर मैच नहीं हो रहे, आप फ़ौरन आईसी निकालें और फ़ौरन आईसी निकाल के चेंज कर दें, ये आईसी ख़राब हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से थोड़ा बहुत का जो है ना चेंज के साथ ये वाली आईसी लगी हुई है, ये वाली, ये भी जो है ना KA7500 है। इंटरनली डायग्राम इसका तकरीबन सेम है, लेकिन यहाँ पे KA7500 लगाते हैं। कुछ मामूली सा कोई डिफरेंस होगा जो कि हमें वैसे डाटा में महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा जिसकी वजह से ये वाली आईसी यहाँ पे लगाई गई है और TL494 यहाँ पे लगाई गई है। ये थी हमारी वीडियो। उम्मीद है कि ये वीडियो भी और वीडियोस की तरह आपको पसंद आई होंगी, और अपने फीडबैक से, कमेंट से आगाह रखा करें। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए, आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे अपनी सजेशन से, अपनी जो है ना राय से आगाह किया, और बहुत सारे वैल्यूबल कमेंट्स थे जिसमें आईसी चेंज करने के बारे में भी कहा गया था। रेजिस्टेंस SMD जो 22 ओम्स की, वो भी चेंज करने का कहा गया था। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आपने अपने अच्छे कमेंट्स से हमें जो है ना अपने रोशनास कराया। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारा चैनल जो है ना टेक्नोलॉजिकल वीडियो अपलोड कर रहा है। हम लोग बहुत बेहतरीन काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। छोटे इन्वर्टर हो, बड़े इन्वर्टर हो, अभी हमारे पास एक इन्वर्टर और आया हुआ फ्रोनस 4.2 किलोवाट का, इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। तो वो बनने के बाद भी वो वीडियो जो है ना मैं इसकी शेयर करूँगा, और शेयर करने के बाद बहुत सारी उसमें जो है ना चीज़ें मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हमने करी और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ये चैनल आपके लिए है, आपकी रहनुमाई के लिए है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा, इन्फॉर्मेटिव है, और यकीनन आप सीखेंगे भी, और जब हम फंसेंगे तो आप हमें सिखाएंगे भी, क्योंकि आप में भी बहुत सारे लोग मास्टर्स होंगे, बड़े बेहतरीन कारीगर होंगे जो हमें अपनी राय से जो है ना आगाह करेंगे, और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। और जहाँ तक हम बताना चाह रहे हैं, जो हम चीज़ें सीख रहे हैं, जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो हमारी वीडियो यहीं तक है। उम्मीद है कि ये वीडियो और वीडियो की तरह आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो के साथ, इस बात के साथ ही हमारी वीडियो जो है ना अख्ताम पजीर होती है। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई कोशिश के साथ। तब तक रहें, अपना ख्याल करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।